तो एक लोकसभा को लेकर के हमारी रचना जो बनी है, प्रत्येक बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ 29 सीटें हैं, तो लगभग हमें 14-15 पे यूथ और 14-15 पे सीनियर लीडर को चुनाव लड़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस तेजी से लोकसभा चुनाव मोड में आती जा रही है। बीजेपी विपक्ष को कमजोर समझने की बजाय पूरी ताकत दिखाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आज दोनों ही पार्टियों की मैराथन बैठकें हुई। बीजेपी की चुनावी रणनीति को ताकत देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। वे झाबुआ से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी की शनिवार को बैठकें हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, एमपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और एमपी बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। फरवरी के दूसरे हफ्ते से अमित शाह के साथ पार्टी के दूसरे दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए एमपी आ सकते हैं। छिंदवाड़ा में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की सभाएं हो सकती हैं। क्लस्टर बैठक के बाद दूसरी बैठक विस्तारकों की हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने के संकल्प के साथ ये बैठक हुई। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 58% वोट मिला था। इस बार 68% वोट शेयर हासिल करने का हमारा लक्ष्य है। हर लोकसभा के हमारे संयोजक, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के विस्तारक, तो एक लोकसभा को लेकर के हमारी रचना जो बनी है, आज चुनाव का आगाज प्रत्येक बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के संकल्प। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर विधानसभा में भी लड़ी थी और हम फिर भी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था। इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का भी टिकट का फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस 14 से 15 सीटों पर युवाओं को टिकट देगी। बाकी सीटों पर वरिष्ठ नेताओं पार्टी चुनाव लड़वाएगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ऐसे प्रत्याशी जो जिताऊ चेहरे हों और बीजेपी की षड्यंत्रकारी रणनीतियों से लड़ सके, उसे टिकट दिया जाएगा। अब तक लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त 29 प्रभारियों ने अपने प्रभार के क्षेत्र में आने वाली सभी 7-8 विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठकें ली हैं और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। चुनाव समिति की बैठक विथ स्क्रीनिंग के साथ में हुई है और उसमें जो सुझाव आए थे बड़े महत्वपूर्ण थे। उसमें ये था कि 29 सीटें हैं, तो लगभग हमें 14-15 पे यूथ और 14-15 पे सीनियर लीडर को चुनाव लड़ाना चाहिए। बिल्कुल तालमेल बिठा के चुनाव लड़ाने की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई थी। यहां सिर्फ 1997 में उपचुनाव में कांग्रेस एक बार हारी है। वहीं 2014 में कांग्रेस सिर्फ गुना और छिंदवाड़ा जीती थी। 2009 में गुना, शहडोल, मंडला, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार और खंडवा यानी 12 सीटें जीती थी। भोपाल, विदिशा, इंदौर और भिंड सीटों पर कांग्रेस पिछले 9 चुनावों से नहीं जीती है। वहीं जबलपुर, मुरैना, बैतूल, सागर और सतना लोकसभा सीट कांग्रेस पिछले 7 लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ी बहस इसी बात को लेकर है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में कौन किससे आगे है।
परिणाम अभी दूर है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से अपने दमखम को दिखाने की कोशिश की जा रही है और दोनों पार्टियां इस बात को भली भांति समझती हैं कि मध्य प्रदेश की सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक और जहां बीजेपी इस पूरी सीटों को जीतने का दावा कर रही है और इसके लिए एक नियत प्लान के तहत बीजेपी का काम भी चल रहा है, वहीं कांग्रेस हार के बाद भी विधानसभा में वो कहीं भी कम नहीं रहना चाहती और इसीलिए उनकी तैयारियां भी जोरों पर है। ऐसे में जो तैयारियां हैं उस लिहाज से क्या स्थितियां बन रही है, कौन कितनी तैयारी में है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामजी पांडे, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष हमारे बीच रखेंगे आशीष तिवारी जी, जो प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे बीच हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि तैयारियों के लिहाज से बीजेपी की क्या रणनीति है, और ये रणनीति अब की नहीं है, ये विधानसभा चुनाव के पहले से तैयारियां पूरी हो चुकी थी। एक खाका बन गया था, क्लस्टर वाइज नेता बैठकें ले रहे थे, अब उनके प्रभारी भी बना दिए गए हैं और लक्ष्य है 10% वोटों का इजाफा, यानी कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें हासिल करना, यानी एक सीट जो कम ही रह गई थी उसे भी जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। ऐसे में यह रणनीति कितनी सफल होगी, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले बीजेपी के पास ही चलते हैं। बीजेपी एक मजबूत आधार के साथ दिखाई दे रही है, विधानसभा चुनाव वो जीत चुकी है, उसके बावजूद मेहनत में उतनी ज्यादा जो है मशक्कत दिखाई दे रही है। आशीष जी, इसकी क्या वजह है? क्या कहीं कोई भय है क्या मन में, कहीं कुछ कमी दिख रही है क्या? इसीलिए हम देख रहे हैं कि मेहनत विधानसभा चुनाव से ज्यादा आप लोग लोकसभा में कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ता आधारित दल होने के कारण हम लगातार अपने कार्यकर्ता को मांझते रहते हैं, कार्यकर्ता के साथ में जनता के बीच में काम करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि यदि आज हम शिखर तक पहुंचे हैं तो काम के बल पर पहुंचे हैं, और यदि हम काम नहीं करते तो शायद हम फिर वहीं होते। हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए हम काम करते हैं और हमारा स्वभाव है काम करने का। साथ ही साथ एक बात बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को अपनी एक योजना के साथ लड़ती है, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ती है, और हमारा प्रत्याशी संपूर्ण चुनाव के दौरान कमल का फूल होता है। हम अपने प्रत्याशी कमल के फूल के लिए प्रचार करते हैं। पार्टी संगठन जो निर्णय लेता है हम उसे सहज स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो कार्यकर्ता है पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हुए जो भी आदेश दिया जाता है, जहां से चुनाव लड़ने का आदेश दिया जाता है वो चुनाव लड़ता है, जिसे मना किया जाता है वो मान जाता है, और हम तय करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की योग्यता क्या है, हम उसकी योग्यता के आधार पर भी उसे जिम्मेदारी देते हैं। कई बार ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें चुनाव लड़ाने की अपेक्षा योजना बनाने में बड़ी अच्छी भूमिका होती है, तो हम उन्हें योजना के रूप में रखते हैं कि वो योजना बनाएंगे और हम जो हमारा कार्यकर्ता जीत सकता है उसे भी हम टिकट देते हैं। क्योंकि ये सामान्यता ये रहता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो जब चुनाव में आता है तो चुनाव जीतने के लिए ही आता है, तो निश्चित तौर पर जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देने का प्रयास किया जाता है। और हमारे जो पार्टी का संगठन है उसकी निरंतर बैठकें होती हैं, समीक्षा होती है, और हम तय करते हैं कि हमें किस सीट से किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना है। बिल्कुल, चलिए, लक्ष्य बड़ा है इसलिए मेहनत भी ज्यादा देखने को मिल रही है। आऊंगा बाकी चीजों पर, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, बीजेपी की तैयारियां भी आपने देख ली, उनके बयान भी देख लिए। कोशिश तो ये है कि मोदी जी के गले में 29 कमल की माला पहराने की तैयारी है। कांग्रेस कैसे इसमें से रास्ता निकालेगी और प्रदर्शन अच्छा करने की कोशिश करेगी? कांग्रेस की सरकार न तो प्रदेश में है न केंद्र में है, और जो जनता का जो टैक्स का पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है, विपक्षी पार्टी के पास 1 रुपया भी नहीं जाता है। और जो पैसा सरकार के पास जाता है उसका सरकार को सदुपयोग करना चाहिए, और यदि सरकार उस पैसे का सदुपयोग नहीं करती है तो विपक्षी जो पार्टी होती है वो सवाल उठाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हम योग्यता के आधार पर टिकट देते हैं। मध्य प्रदेश में से 29 में से 28 सांसद बीजेपी के हैं,
और कुछ मंत्री हैं। अभी जो जनता मुझे सुन रही है, शायद ही 28 में से 2-4 के नाम बता पाएगी, और शायद ही ये बता पाएगी कि मध्य प्रदेश से अभी केंद्र में मंत्री कौन है। तो जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर का सांसद कौन है? अभी आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोगों को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि ग्वालियर के आखिर सांसद कौन है। भिंड से सांसद कौन है, गुना से कौन है, मुरैना से कौन है, राजगढ़ से कौन है, और इन सांसदों ने पिछले 10 साल में कौन से सवाल लोकसभा के अंदर उठाए हैं, इन सांसदों ने अपने क्षेत्र में कौन से कार्य करवाए हैं, किसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, किस सांसद ने प्लानिंग के तहत काम किया है। तो 29 में से 28 सांसद हैं, तो एक सांसद भी ये समझ में नहीं आता है कि वो योग्य हो और योग्यता के आधार पर वो चमक रहा हो। एक सांसद हैं जो राज्यसभा से हैं, जो कांग्रेस में थे और सरकार गिराने के कारण बीजेपी ने उनको लिया, तो वो राज्यसभा से हैं सिंधिया जी, उनको जरूर मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं। लेकिन जो बीजेपी के 28 जो सांसद है उन्हें कोई नहीं जानता। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद का टिकट दिया जाता है वो योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता है। चुनाव लड़ा जाता है वो भी योग्यता के आधार पर नहीं लड़ा जाता है। हम और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो क्यों जीतती है। 1984 में 29 सीट कांग्रेस के पास थी, उसके बाद राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस की सीट कम होती गई, फिर भी 2009 के चुनाव में 12 सीट कांग्रेस के पास थी। राम मंदिर भी बन चुका, अब हो सकता है कांग्रेस वापस 29 की 29 सीट जीत जाए। अब राम जी का आशीर्वाद भी सबके साथ रहेगा। अब आती है बात संगठन की, तो हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस दिन से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रदेश अध्यक्ष जितनी मेहनत कर रहे होंगे वो अकेले कर रहे हैं, और जितना कैप्टन मेहनत करता है तो उसका असर नीचे तक जाता है। जब कैप्टन सक्रिय होता है तो जिलाध्यक्ष भी और ज्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन कैप्टन तो दिल्ली में बैठा है आप लोगों का, वो उनकी मेहनत का भी असर मध्य प्रदेश के परिणाम में पड़ेगा जो यात्रा लेके निकले हैं। जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यात्रा को कम से कम 1 घंटे लाइव दिखाएं, क्योंकि मोदी जी का यदि 1 मिनट भी भाषण होता है तो 24 घंटे चलता है। तो मेरी आपसे अनुरोध है, क्योंकि ईडी तो हमारे पास है नहीं है तो हम जबरदस्ती कर पाए, तो आप 1 घंटे कम से कम भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। जी ठीक है, चलिए आपकी बात आगे मैं आऊंगा आपके पास भी। डॉक्टर भूपेंद्र जी, तैयारियों के लिहाज से कैसे आंकते हैं? कांग्रेस भाजपा दोनों की तैयारी, सत्ता में बीजेपी है इसलिए थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्या हम कम करके आंक रहे हैं क्या कि वो अंदर अंदर इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं कि इस बार सीटें बढ़ जाएंगी उनकी? डॉक्टर भूपेंद्र, सत्ता में जो पार्टी रहती है उसको सुगमता तो जाती है जी, लेकिन कांग्रेस एक लंबे समय से सत्ता से विलुप्त है, और जो अभी इंडिया गठबंधन बना वो थोड़ा सा अभी उसमें ब्रेकिंग आ गई, कन्वेयर ही चले गए और थोड़ी सी बाधाएं। लेकिन एक अच्छी चीज है मध्य प्रदेश के परहेज में अपन देखें, मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दूसरी बात, कांग्रेस जो अपना गठबंधन, जो अपना किसी से गठबंधन तो यहाँ करेगी नहीं क्योंकि उसका खुद अपना संगठन है, लेकिन उसने एक चेंज अभी जो लाया है, जो अभी प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि जो युवा संगठन के रूप में उन्होंने अध्यक्ष बनाया है जीतू पटवारी जी को, तो एक जो साइड में लाइन में था निश्चित रूप से वो आगे की ओर आएगा। लेकिन बीजेपी भी अपने बूथ लेवल पे काम कर रही है और उनके संगठन के लोग भी अपने नए कैंडिडेट, क्योंकि उनके पास तो मोदी फेस है, मोदी का काम है, मोदी का जो भी है मोदी के चेहरे से लड़ेंगे, चाहे वो किसी को ही लड़ाए, और उसका प्रतिफल उनको वोट में कन्वर्ट होगा। जैसे अभी प्रवक्ता ने बताया है कि वो 84 में और राम जन्मभूमि वाले बात, और इस 2024 जनवरी का जो राम प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, और वो हिंदी बेल्ट में काफी प्रभाव डालेगा। क्या है, ये वैश्विक रूप से काम हुआ है, तो निश्चित रूप से अब युवाओं को दोनों ही पार्टियां लाना चाहती हैं और कैंडिडेट बदलेगी, क्योंकि
अभी 7 उन्होंने जो सांसदों को चुनाव लड़ा दिए, जिसमें मंत्री बना दिए मध्य प्रदेश शासन में, तो निश्चित रूप से नए लोगों के लिए रास्ता खुला है। तो दोनों पार्टियों में उत्साह की है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हमारा नंबर आएगा और इनको भी लग रहा है, क्योंकि इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि हम 50-50 का फार्मूला रखेंगे। और बात यह है कि जैसे वो झाबुआ में 11 तारीख को अपना बूथ लेवल पे या लोकसभा का शंखनाद करेंगे मोदी जी, तो वो भी ट्राइबल बेस को, क्योंकि ये राज्य जो है वनवासी वोट का आदिवासी वोटर है और उनका फोकस शुरू से ही उसमें रहा, चाहे विधानसभा चुनाव में हो चाहे आप उसके पास पहले देख लें, उनको विशेष उनका फोकस इसी चीज पर रहा। तो ये सब चीजें जो है मायने रखती है। अब संसाधन तो सत्ता के पास ज्यादा रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और क्योंकि उनके पास सरकारी मशीनरी रहती है, लेकिन अगर इनके मूलतः संगठन और सेवा भाव रहे और ये निष्पक्ष रूप से सही कैंडिडेट का चुने, और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की चल रही है वो भी हिंदी बेल्ट से गुजरेगी, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब बात यह है कि सही कैंडिडेट चुनना, सही समय पे सब कुछ चीज के क्रियान्वयन करना, वो भी एक टाइमिंग रखता है। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो आप ये देखें कि इनका मैनिफेस्टो बीजेपी का तो बहुत लास्ट में आया था, 11 और 17 को वोटिंग थी, लेकिन इनका 1 महीना पहले आ चुका था, लेकिन तब भी इम्प्लीमेशन नहीं हो पाया। तो ये जो तकनीकी चीजें पिछले चुनाव से भी सीखना चाहिए, और उस तरह से युवाओं को फोकस ये दोनों पार्टियां कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि जिसमें क्या है कि युवा शक्तिशाली भी होता है, उसमें नई सोच होती है, नया क्रिएटिव करने की क्षमता होती है, और इससे क्या होता है जनता भी आकर्षित होती है नए परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि वो भी चेहरा देखने के लिए। अब जो बिल्कुल, चलिए, रणनीति के लिहाज से काफी कुछ करने के लिए दोनों ही पार्टियों के पास है चीजें, और वो पार्टियां कर भी रही हैं। लेकिन हम आते हैं अब उस बात पर जिसकी चर्चा होती है कि भाई ये लोकसभा चुनाव तो मैंडेट होता है कि देश में सरकार किसकी बनानी है। इसके कारण से थोड़ा सा बीजेपी अपने आप को एडवांटेज मान के चलती है, तो मेहनत में क्या इसका भी असर पड़ता है, हम जान लेते हैं तिवारी जी से। आशीष जी, आप लोग तो एक तरीके से वॉक ओवर मान के गुड़ी फील कर रहे हो, अभी से ये मान के चल रहे हो कि भाई पूरी सीटें जीत रही है, ये अति आत्मविश्वास कहीं नुकसान ना पहुंचा दे आपको? देखिए, निश्चित तौर पर हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये बात सत्य है, परंतु चुनाव एक युद्ध का मैदान होता है और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को हमें चुनाव की तरह ही लड़ना चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं, और हम लगातार यह प्रयास करते हैं कि हमारा जो चुनाव है वो चुनाव की जो परंपरा है, चुनाव का जो अनुशासन है, उसका पालन करते हुए, और लगातार हम अपने उस चुनाव में विजय प्राप्त अभी करते चले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी हमारा परिणाम बहुत अच्छा आया, और हम लगातार एक बात पर फोकस करते हैं कि हमने पिछली बार कितनी वोट पाई, अब हम उसमें वोट प्रतिशत बढ़ाना है, तो हम उस पर फोकस करते हैं, उस पर ताकत लगाते हैं। तो हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वो हमारा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है, इसलिए हम बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। और जो बूथ की हमारी समितियां हैं, हमने तो पन्ना समिति तक बना डाली, तो हम उस समितियों तक के लोगों को बैठाते हैं, ये भी उनके बताते साथ हैं में कि काम आप लोगों के करते हैं। कुछ मैनिफेस्टो थे वो सब पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सब बात भी होती होगी, ये बताते हैं क्या? इस पे चर्चा करते हैं कि केवल यही चाय की चर्चा होती है? क्या कहा आपने? ये जो बातचीत आप करते हैं कार्यकर्ताओं से वोट बढ़ाने के लिए, इसमें क्या ये भी बात होती है कि घोषणा पत्र जो था उसमें कितनी चीज पूरी हो गई, कितनी अधूरी है, इस संबंध में क्या फीडबैक रहता है कार्यकर्ताओं का? तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही। हम समय समय पर इसकी भी समीक्षा करते हैं कि हम कहां पर चूक रहे हैं, और उस पर तय करते हैं कि हम इस पे कैसे काम कर पाएंगे। तो हम काम करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक लंबे अंतराल के बाद में परिणाम देने वाली होती हैं, और कुछ तात्कालिक होती हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पर भी हम देखते हैं कि इन दोनों बिंदुओं में से हमें किस पर काम अभी करना है। तो मैंने ये महसूस किया है कि अभी तक जो हमारा संकल्प पत्र रहा है, हमने जो संकल्प लिए उन्हें हमने पूर्ण करने का प्रयास किया है, और यदि कहीं कमी रहती है तो उसको हम पूर्ण करेंगे। और अभी भी समय है 1 महीने का, इसमें जो भी और काम रह गए होंगे मध्य प्रदेश के अंदर हम निश्चित तौर पर पूर्ण करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूं पांडे जी की ओर। पांडे जी,
ये लो बीजेपी की कोशिश तो यही है कि वो एक तरीके से राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसके आधार पर ये चुनाव लड़े और स्थानीय और जो प्रदेश स्तरीय चीजें हैं वो दब जाए। आप लोगों की कोशिश होगी क्या कि मुद्दों को आधारित बनाकर चुनाव लड़ें? इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं जिसमें आप लोग को जीत हासिल हो सकती है? जी, हमारी कोशिश हर चुनाव में यही रहती है कि जो जनता के मुद्दे हैं और जो देश के मुद्दे हैं, देश के हित के लिए और जनता के हित के लिए जो मुद्दे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो जनता के बीच में जाकर। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही मुद्दा है, ये बूथ पर जाएं या शहर में जाएं या गांव में, इसको पाकिस्तान भेज दो, उसको काट दो, उसके धर्म का मंदिर तोड़ दो, उसके धर्म की मस्जिद तोड़ दो, उसके धर्म का गुरुद्वारा तोड़ दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये इनका तुक्का कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। जैसे दिल्ली में 25 साल से इनका तुक्का नहीं चल रहा है। विश्वगुरु और चाणक्य दोनों दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन 25 साल से दिल्ली में लगातार ये हार रहे हैं, पंजाब में हार रहे हैं, साउथ में पूरे हार रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की हम बात कर लें और विशेषकर ग्वालियर की बात कर लें, पिछले 6-7 दिन में 6-7 गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं। आप सोचिए, निर्भया एक केस हुआ था और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में तहलका मच गया था। निर्भया जैसे केस ग्वालियर चंबल में प्रतिदिन हो रहे हैं और निर्भया केस तो अंधेर में हुआ था। ग्वालियर चंबल में कट्टे और तमंचे की दम पर दादागिरी से हो रहे हैं। लड़की को अंदर ले जाते हैं, पिता पर और भाई पर पिस्टल लगा दी जाती है और गैंगरेप किया जाता है। उसके बाद वो अपराधी गांव नहीं छोड़ते हैं, अपराधी का परिवार गांव नहीं छोड़ता है। जो पीड़िता है, जो बच्ची है, ये भंवरपुरा की घटना मैं बता रहा हूं परसों की, ठीक है, वो बच्ची है, उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है अपराधियों के कारण। ये एक घटना नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, बच्चों को जेल भी हो जाती है। उसके बाद देखिए, सुधार गृह से भागे 6 किशोर, इनमें से 6 हत्याकांड में पकड़े थे। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी जेल ले जाते में बाइक से कूदकर हथकड़ी सहित हुआ फरार। मेरा दोस्त तुझे पसंद करता है, विरोध करने पर चाकू दिखाकर धमकाया, जान से खत्म कर देंगे। माता पिता गिड़गिड़ाते रहे, बदमाशों ने नाबालिग से किया। ये कानून व्यवस्था की स्थिति जो है आप लोग के लिए सरदर्द हो सकती है। राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई अभी उनके शहर में क्या हो रहा है। कोई भरोसा दिलाएंगे ये चीजें ठीक होंगी, या आप लोग बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी बनाने में लगे रहेंगे? इन मुद्दों का असर हो जाएगा चुनाव में। सरकार काम कर रही है और यदि कहीं पर भी अपराध घटता है तो उस अपराधी को पकड़ना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और मैं इस बात को सहजता के साथ स्वीकार करता हूं कि यदि घटना हुई है तो उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद दोषी अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें जेल के अंदर सड़ा दिया जाएगा, मैं ये कह सकता हूं। इस बात इसलिए क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं। और अपराध, देखिए, अपराध होना एक अलग विषय है, परंतु अपराध पे कार्रवाई होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं सरकार की ओर से कि इन सभी पर कार्रवाई होगी और अपराधी जेल के अंदर होंगे। चलिए, ये तो मुद्दों की बात हो गई। एक टिप्पणी हम डॉक्टर भूपेंद्र जी की भी ले लेते हैं। मुद्दों को अलग कर दें, तैयारियों को अलग कर दें। लोगों को अगर एक वेब के रूप में देखें, जो रीजन है मध्य प्रदेश के, जबलपुर, मुरैना, बैतूल, सागर, ये जो सीटें हैं, इसमें क्या ट्रेंड, मतलब लोकसभा का अलग ही चलता है? लोकसभा में क्या एडवांटेज बीजेपी को मिल जाता है? इसकी क्या वजह मानते हैं? मध्य प्रदेश में अब तक हम देख रहे हैं कि एडवांटेज मिलता दिख रहा है बीजेपी को। देखिए, मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और निश्चित रूप से इसको अगर हम भौगोलिक रूप से करें तो महाकौशल, चंबल, मालवा, मध्य भारत और विंध्याचल क्षेत्र में परिवर्तित करें, चंबल क्षेत्र में, तो इन चीजों में अपन को उस चीज से इन पार्टियों का इनका अच्छा संगठन है और इनकी इकाइयां नीचे तक है, बूथ लेवल तक है। बीजेपी के साथ ये सबसे बड़ी बेनिफिट है, उनके पास एक स्थापित नेता है और मोदी जी जैसे उनके पास एक वैश्विक नेता है, वो जो उनको उसी के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। अभी उनका विधानसभा चुनाव में 48% वोट मिला है और लोकसभा में 58 से 68 10% बढ़ाने की उनकी
जो उनका बूथ लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक उनको कार्यकर्ताओं को एक काम दे रखा है और वो अपनी तैयारी का कर रहे हैं और उनका भी चयन कैंडिडेटों का शुरू हो गया है लोकसभा में। इसी तरह से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को थोड़ा सा अपने ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ताओं को और तैयार करना पड़ेगा उनकी तरह, क्योंकि ये निश्चित रूप से जैसे अभी पांडे जी ने लाइन ऑफ ऑर्डर की जो सिचुएशन उठाई है कि मातृशक्ति का जो सम्मान हो, जो विश्व गुरु बनाने की जो अवधारणा रखी जा रही है बीजेपी की तरफ, तो इस तरह से रखी जाएगी। इन चीजों को निश्चित रूप से जिला स्तर, तहसील स्तर और लोगों के जागरण के रूप में आना चाहिए कि आज की माताएं इस तरह से, ये बात बिल्कुल सही है कि रोज खबर बन रही है आजकल 4 साल की बच्ची या 8 साल के, इस तरह से जो जिन्होंने कितना जिनकी पे चर्चा करना भी बड़ा दुर्भर है। तो निश्चित रूप से लोग विपक्ष पार्टी को इनको घेरना चाहिए और सत्ता पार्टी की जिम्मेदारी है। इन मुद्दों का असर होता है क्या लोकसभा चुनाव में? असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुद्दे कहां तक आप ले जाते हैं, बात यहाँ तक है। जी, आप देखिए 2011 में निर्भया हत्याकांड हुआ था, उससे आम पार्टी बनी थी और 2014 में सत्ता में आ गई और लगातार 3 बार उसका परिणाम निकले। तो लेकिन इसका इशू वो सोशल मीडिया और जो कंपोनेंट है संचार के, उनमें कितना इफेक्ट फील होता है, उन पे कैसी जनसभाएं होती हैं, महत्वपूर्ण ये। हम अगर देखें तो निर्भया हत्याकांड को अगर आप पार्टी अगर उदय हुआ है तो राम जी, इस तरीके के मुद्दे बहुत है मध्य प्रदेश में, इन्हें क्या आप भुना पाएंगे? इन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेर पाएंगे? जी, बड़ा मुश्किल है और कारण मैं बता दूं, ऐसे मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और उसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्म के आरोपी ब्रजभूषण सिंह, जो मोदी जी के साथ संसद में बैठते हैं, मोदी जी के साथ कार्यक्रमों में जाते हैं और उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। उनके विरोध में FIR तक नहीं हो रही थी। जब पीड़िताएं साक्षी मलिक, विनुष फोगाट जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो FIR हुई। जब बलात्कारियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हो रही है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलात्कारियों का महिमा मंडन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती है और तब से ये बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, आपने कही क्या ये मुद्दा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये देश की जनता पर मैं छोड़ता हूँ कि एक निर्भया कांड के लिए आप इतने आंदोलित हो गए। आज लाखों बहनों के साथ, करोड़ों बहनों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो क्या आप लोग खामोश रहेंगे? चलिए, करोड़ों, ठीक है। ये तो अपनी अपनी तैयारियों के लिहाज से मुद्दों की जमावट पार्टियों को करनी होगी, जनता को तय करना है कि किसके मुद्दों से वो कितनी आकर्षित होती है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में है। एक और विजय रथ है तो दूसरी ओर मनोरथ को लेकर कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है। समय कम है, चर्चा ही खत्म करते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र है, उनका धन्यवाद। रामजी पांडे जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। नमस्कार।